नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं उषा प्रियोदा द्वारा लिखित वापसी कहानी के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। स्वातंत्रोत्तर पीढ़ी की सशक्त लेखिका है उषा प्रियोदा। भारत में जन्मे वे फिलहाल अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुके हैं। अंग्रेजी साहित्य में शोध कार्य समाप्त करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद अमेरिकी जनजीवन के अध्ययन के लिए इंडियाना विश्वविद्यालय पहुंचते हैं अमेरिका में और वहीं वो बसते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 55 कम्बे, लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, जिंदगी और गुलाब के फूल इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उषा प्रियोदा की खासियत है कि वो जो अनुभव किए हैं और काफी करीब से जो देखते हैं जीवन की संवेदनशील घटनाओं को, वही वो चित्रित करते हैं। आजकल के गिरते हुए मानवीय संवेदना और मूल्यों को काफी करीब से वो देखे हैं और बहुत सहज ढंग से वो लिखते हैं। प्रस्तुत वापसी कहानी के प्रमुख पात्र है गजाधर बाबू, जो 35 साल के लंबे सर्विस के बाद रेलवे विभाग से रिटायर होकर घर जाने वाले हैं। वहां और एक जो उनके साथी नौकर है गणेशी, उनके सारे सामान पैक कर रहा है। 35 साल की नौकरी के बाद घर जाने की खुशी में है। उनके सारे सामान वो देखते हैं, गणेशी पैक कर रहा है, रस्सी बांधते हुए एक डिब्बा लाए हैं। ये क्या डिब्बा है? ये मेरे घरवाली दिए हैं आपके लिए। कहते हैं साहब को बेसन का लड्डू पसंद है। घर जाने की खुशी में भी थोड़ा दुख व्यक्त करते हैं, महसूस करते हैं। गणेश जी अगले अगहन में अपने बेटे की शादी कर दो। गणेश जी कहते हैं आप होते तो कुछ हौसला रहता, अब हमारे खातिरदारी करने वाले कौन है, चिट्ठी लिखते रहना, कहते हैं। 35 साल के जो लंबे अरसे की जो सेवा में अक्सर गजाधर बाबू अकेले रहते थे। जहां कहीं उनका तबादला होता था वो वहां जाते रहे। अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, इस तरह सोच के वो शहर में एक मकान भी बनवाए हैं और आज वो अपने परिवार के साथ जाने की खुशी में है। अगले दिन वो पहुंचते हैं, इतवार के दिन घर पहुंचते हैं बिना काज से, अपनी टोपी अपने जूते सरकाकर अंदर पहुंचते हैं। वहां इतवार के दिन पूरे परिवार के लोग हैं। बहू और बसंती, नरेंद्र, शायद वो पिछले दिन जो सिनेमा देख के आए हैं उस गाने की जो नकल कर रहे थे, रह रहकर उनके हंसी देखकर, यानी बहू को अपने घूंघट की ख्याल नहीं, बसंती हंसते हंसते रही है और छोटा लड़का जो नरेंद्र भी हंस रहे हैं। बाबूजी को देखकर ये सारे हंसी समाप्त हो जाती है। गजाधर बाबू स्नेहशील व्यक्ति है और स्नेह चाहने वाले भी है। वो परिवार के साथ क्या बात हो रही है, बातें ही करते हैं, लेकिन सब समाप्त हो जाती है, उनको खलती है, अच्छा नहीं लगता। बसंती मुझे भी चाय देना, वो बेटी को कहती है और वो चाय देती है। पीते हैं, चाय तो फीकी है, रहने तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी अम्मा आते ही मैं बनवा के पी लूंगा, कहते हैं। और अम्मा आती है, पूजा पाठ करके चौके में पहुंचना और ये अकेले गजाधर बाबू को देखकर, अरे ये आप अकेले बैठे, ये सब कहाँ चले गए? अपने अपने काम में चले गए, वो कहते हैं। और चाय और नाश्ते के इंतजार में वो रहते हैं। उनको याद आती है गणेश जी की, जो भले ही पैसेंजर गाड़ी जो रानीपेट देर से पहुंची, लेकिन गणेश जी हर सुबह उनको गरम गरम पूरियां और कांच के गिलास में लबालब भरे हुए चाय, क्या मजाल कभी उनके साथ कुछ कहने का, तो हर दिन वो ला के देता है, वो याद करते हैं। खैर उतने में पत्नी आती है, कहती है उम्र बीत गई, घर गृहस्थी चलाते देखते देखते बूढ़ी हो चुकी हूँ, यानी शिथिल हो चुकी हूँ। गजाधर बाबू पूछते हैं क्या बहू और बसंती है, कोई हाथ नहीं बटाती? बहू तो पड़ी रहती है और बसंती तो सारा वक्त बगल वाले यानी पड़ोस के घर में रहती है। वहाँ लड़के लोग सब आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मना करने पर भी वो
सुनती नहीं। उस दिन गजाधर बाबू बहू और बेटी को पुकारते हैं और कहते हैं, देखो अम्मा बूढ़ी हो चुकी है, उसको मदद करना चाहिए तुम्हें। देखो बसंती, तुम रात की भोजन तैयार करो और बहू दोपहर की भोजन तैयार करेगी। बाबू जी पढ़ाना भी तो होती है, वो कहती है ठीक है, बाद दिन में पढ़ लो। इसके बाद गजाधर बाबू अपने घर के मालिक होने के बावजूद भी उसके रहने की जो स्थिति है वो बिल्कुल अस्थायी है, इसलिए वो चिंता व्यक्त करते हैं। घर के मालिक जो परदेशी की तरह रहना पड़ता है। 3 कमरे वाला उस घर में एक कमरा अमर और बहू के पास है और दूसरा पत्नी के पास। उसमें जो अचार की कनस्तर और घी के डब्बा और शक्कर ऐसी चीजों को रखी उसी में वो मजे लेती है आनंद से। और एक अलगरी में अस्त व्यस्त ढंग से लापरवाही के किसी ढंग से बहुत सारे कपड़े डाले हुए हैं। गजाधर बाबू के लिए बैठक में ही जो अमर की बहू के घर से लाए हुए बैंक की सेट था, उसे दीवार की तरफ सरका कर वहीं उसको अस्थायी रूप से व्यवस्था की जाती है। गजाधर बाबू सुबह शाम टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए तो जरूर जाते हैं और बाकी समय छत को देखते वो रहते हैं। बैठक में रहना घर वालों को अच्छा नहीं लगता, खास करके बहू वगैरह। आज भोजन की व्यवस्था किए हैं, बताए हैं बहू दोपहर की भोजन करेगी। जब भी कुछ बातें करना होता है तब पत्नी अपनी चटाई डाल के सामने बैठती है और उसी समय भोजन करने की तैयार करने के लिए बहू चौके में गई है, किचन रसोई घर में गई है और उस समय कुछ गिरने की आवाज होता है। गजाधर बाबू सुनने को तो सुनते हैं, हालांकि उनसे कोई राय पूछते तो अच्छी बात थी, लेकिन वो कोई कुछ पूछते नहीं है। मैं किसके पेट काटूं? गजाधर बाबू कहते हैं हम रिटायर होने के कारण अब पैसे कम आएगी, थोड़ी तो बचत करना चाहिए, तब किस किस के पेट काटूं? और जिस लहजे में बातें करते उनको अच्छा नहीं लगता। और अचानक वहां कुछ गिरने की आवाज, तुरंत दौड़ती हड़बड़ाकर पत्नी, जरूर बहू खिड़की खोल के रखी होगी और बिल्ली उड़ाया होगा और देखती है और 15 दिन का राशन खराब कर दी है। वो कहते हैं और एक तरकारी और 4 पराठे बनाने के लिए दाल की पतली गिराई और पूरे घी के डिब्बे उड़ेल दिए। रात को बसंती जानबूझकर खराब भोजन तैयार करती है। नरेंद्र चिल्लाते, किसने बनाया तुम्हें खाना पकाने के लिए? बाबूजी ने। तुम्हारी खुशामद कौन करता है? चमचाए तो खाओ यार, छोड़ दो। माँ यानी पत्नी कुछ तो उसको बना के देखती है और किसी तरह समाधान करती है। अगले दिन शाम को इतनी बड़ी हो गई, जैसे भोजन सब तैयार करने के लिए नहीं आते। गजाधर बाबू चिंता व्यक्त करते हैं पत्नी से, नहीं आता है सब कुछ, आने को तो आता है लेकिन करना नहीं चाहती। अगले दिन जब वो बगल वाले घर में जा ही रही थी, गजाधर बाबू रोक देते उसे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में पढ़ाई करो। उस दिन से वो अपने पिताजी से बची बची रहती है, सामने नहीं आती। गजाधर बाबू पूछते हैं क्या हुआ? वो रूठी हुई है, ऐसा क्या बता दिया आपने? हालांकि माँ ही बताई थी, जब देखो पड़ोस में रहती है, हाथ नहीं बटाती काम में, घर के काम में ऐसे, लेकिन उसके कहने का ढंग उनको अच्छा नहीं लगता। अमर अलग होना चाहते हैं, कहते हैं उनसे कहो जल्दबाजी मत करो। अमर की बहू और वो चाहते हैं, बैठक में बाबूजी रहने के कारण कोई आते जाते तो उनको अच्छा नहीं लगता। बाबूजी आने के पहले अमर घर का मालिक था, बहू के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। बसंती और नरेंद्र को भी ये अच्छा लगता था और घर में नौकर है और जब देखो हर कोई नौकर को पुकारते हैं। और गजाधर बाबू चुपचाप देख रहे थे और कई दिनों से वो घर की किसी भी बात पर दखल न देने के बारे में सोचे थे। और पत्नी भी कहती है ठीक ही कर रहे हैं आप, घर की किसी बात पर दखल नहीं दे रहे, अच्छी बात है। लेकिन गजाधर बाबू को यह अच्छा नहीं लगता। पिछले 35 सालों में जब कभी मौका मिलता वो अपने बीवी के बारे में ही सोचता था। वो लावण्यमयी मेरी पत्नी, सुंदरी पत्नी कहाँ खो गई? अब इतने मोटी एक कुरूप शरीर वाले हैं और कहीं भी संवेदना है ही नहीं है।
काश घर गृहस्थी कैसे चलाए, कैसे बचत किया जाए, ये सारे परामर्श यदि पूछ लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन जब देखो इनकी जो बातें करने का ढंग से उनको बहुत चोट पहुंचती है। और हालांकि वो निर्णय करके बैठे हैं घर की किसी बात में वो दखल नहीं देंगे, लेकिन आज वो सुबह शाम टहलने के लिए जरूर जाते, और टहलने के बाद थोड़ा थकावट महसूस करती है और थोड़ी देर के लिए चारपाई पे लेट के छत को ताकते रहते हैं। आज नौकर को पुकार रहे हैं कोई, और पत्नी कहती है कामचोर है, गाने के लिए बैठता है तो गाते ही रहता है। गजाधर बाबू आज दखल दे बैठे, निर्णय करने के बावजूद भी आज उनको नौकर के हिसाब ठीक करके उनको छुड़ा देते हैं, निकाल देते हैं। शाम को जब अमर आते हैं, नौकर को पुकारता है, बहू कहती है बाबूजी ने छुड़ा दिया, कहते हैं बचत होना चाहिए, खर्च ज्यादा है। गजाधर बाबू कहते हैं नौकर अब हमारी हैसियत उतने नहीं है, मैं रिटायर हो चुका हूं, पैसे कम आते हैं। अब गजाधर बाबू की चारपाई को पत्नी के ही कमरे के किसी कोने में डाल दिया गया है, और गजाधर बाबू वहीं रहते हैं, पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं ऐसे सोच के। आज जी भारी रहने के कारण कहीं टहलने के लिए नहीं गए थे और बत्ती भी नहीं जलाई। इससे बेखबर, मालूम नहीं है बाबूजी वहीं है। नरेंद्र कहता है मम्मा तुम बाबूजी से क्यों नहीं कहती, बैठे बैठे नौकर को छुड़ा दिया, मैं साइकिल में जाके गेहूं पीस कर नहीं आऊंगा। और बसंती भी कहती है मुझे भी खाना बनाना वगैरह नहीं आता। और अमर भी कहता है बूढ़े हैं, बैठे रहना चाहिए, क्यों बीच में दखल लेते हैं। और स्वयं पत्नी कहते हैं और कुछ भी ना सूझा तो तुम्हारी पत्नी को ही चौके में बेच देते हैं, और वो और बहू जाएगी तो 15 दिन का राशन 5 दिन में खराब करेगी। हालांकि बहू नाराज होकर कुछ बोलने से पहले खुद वो अंदर चली जाती है। बाद में जब वो अंदर आके जब बत्ती जलाती है और वहीं गजाधर बाबू को देखकर, यानी सारी बात सुन लिया है, उस सिर पिटाती है। गजाधर बाबू खिन्न हो जाते हैं। जिंदगी द्वारा इसको ऐसा लगता है धोखा हुआ है, ठगे गए हैं। लावण्यमयी पत्नी जो हर शाम को जब दफ्तर से थकावट महसूस करके आते थे तब उनको कैसे स्वागत करती थी, सलज उनको हंसी, वो सब कहाँ गए, जिंदगी के राहों में कहीं खो गई है। अगले दिन वो कहते हैं देख सेठ रामजी मल का चिट्ठी आई है। हालांकि वो हमें काम करते समय भी कई बार बता चुके थे रिटायर होने के बाद काम के लिए आने के लिए, लेकिन मैं इनकार किया था। लेकिन आज चिट्ठी आई है, 2 दिन बाद मुझे जाना है। बैठे बैठे घर में रहने की बजाय 4 पैसे घर में आ सकता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम भी जा रही हो ना। मैं इस गृहस्थी कौन देखेगा। जब देखो गृहस्थी को काफी बोझ की तरह कहने वाले, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं, पति के साथ जाने के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचती। और यही नहीं, 2 दिन बाद जाना है। नरेंद्र उनके सारे सामान को काफी खुशी से पैक करते हैं, उनके जो बिस्तर वगैरह वगैरह, और उनको एक लड्डू वगैरह भी पैक करके देते हैं। और आठों आती है रिक्शा, रिक्शा पर बैठकर अपने परिवार की तरफ एक बार देखते हैं, और गजाधर बाबू चले जाते हैं भारत प्रदेश से। दोस्तों, विश्व प्रियोदय कितने सुंदर ढंग से, काफी संवेदनशील ढंग से वो लिखे हैं। 35 साल की नौकरी के बाद कोई भी व्यक्ति सहज ही वो शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनको मानसिक वेदना है। सम्मान, घर के मालिक को जिस ढंग से जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो बिल्कुल उसके अभाव है। आजकल की जिंदगी में जो गिरते हुए मूल्यों को जो करीब से विषयों पर देखे हैं, बहुत सुंदर ढंग से वो व्यक्त किए हैं। प्रणाम।